आज हम बूलियन अलजबरा के बुनियादी असूल व ज़वाबित को आम फहम अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। बूलियन अलजबरा आम अलजबरा से मुख्तलिफ है। इसके बहुत सारे कवानीन समझने में चंद अफराद को दुश्वारी महसूस होती है। उम्मीद की जाती है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको बूलियन अलजबरा के बुनियादी असूल व ज़वाबित समझने में बिल्कुल मुश्किल महसूस नहीं होगी। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन प्रेस कर दें। हम सबसे पहले जिस कंसेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं वो है कंप्लीमेंट का कंसेप्ट। बूलियन अलजबरा में किसी भी वेरिएबल का कंप्लीमेंट मालूम करना बहुत आसान है। इसकी वजह यह है कि बूलियन अलजबरा के किसी भी वेरिएबल की सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 या 1। और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसका कंप्लीमेंट जो होगा वो 1 होगा, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 है तो उसका कंप्लीमेंट 0 होगा। कंप्लीमेंट को हम आम तौर पर इस तरह से पढ़ते हैं कि ए कंप्लीमेंट या ए बार, मतलब ए जो है अगर वेरिएबल है तो हम उसके कंप्लीमेंट को क्या कहेंगे, ए कंप्लीमेंट या ए बार। और उसको डिनोट ऐसे करते हैं कि हम जैसे यहाँ पर आप देखें कि ए के ऊपर हमने बार लगाया है, इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी अक्सर औक़ात लगा दी जाती है कंप्लीमेंट को डिनोट करने के लिए। अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमने बाज़ जगहों पर जो कंप्लीमेंट है उसको डिनोट करने के लिए वेरिएबल के ऊपर बार भी लगाई हुई होगी। जो कंप्लीमेंट होता है उसको अगर हम गेट की सूरत में देखें तो गेट की सूरत में अगर हमने किसी को शो करना हो तो आप देखिए कि हमारे पास ये इन्वर्टर का एक सिंबल है। इन्वर्टर क्या करता है कि इसको जो भी इनपुट दी जाती है ये इसको इन्वर्ट कर देता है, उलट देता है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हम इसको 0 देते हैं तो ये क्या दे देगा, 1 दे देगा। 1 देंगे तो 0 देगा। देखिए कि अगर हमने इसको 0 दिया तो इसकी आउटपुट आएगी 1, और अगर हमने इसको 1 दिया तो इसकी आउटपुट आएगी 0। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे पास ए बार है और उसके ऊपर भी हमने बार लगा दी, यानी ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होगा तो वो वापस ए आ जाएगा। आप इसको सिंबॉलिकली दो इन्वर्टर के साथ डिनोट कर सकते हैं। बूलियन अलजबरा के बेसिक ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले एडिशन को देखते हैं। और कीजिए कि एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने और गेट का सहारा लिया है। और गेट के बारे में हम जानते हैं कि और गेट की आउटपुट हाई होती है अगर उसकी ए इनपुट हाई हो या उसकी बी इनपुट हाई हो, या जितनी भी इनपुट हो उनमें से कोई एक भी हाई हो तो आउटपुट हाई हो जाती है। तो अगर इसकी दोनों इनपुट 0 हैं तो क्या होगा, आउटपुट भी 0 होगी। तो जाहिर है कि 0 + 0 = 0। 0 + 1 ऑब्वियस है कि 1 होगा। और गेट में भी ऐसा ही है कि अगर कोई एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई। 1 + 0 ऑब्वियस है कि हाई होगी। 1 + 1 और गेट में तो ज़ाहिर हो रहा है कि 1 + 1 = 1 होगा, समझ में भी आ रही है। लेकिन अक्सर औक़ात यहाँ पर बाज़ तालिब इल्मों को कन्फ्यूजन पैदा होती है कि हमने पढ़ा है कि 1 + 1 0। हमने ये पढ़ा था कि जो 1 + 1 होता है वो 1 0 होता है, क्योंकि बाइनरी सिस्टम के अंदर 1 0 2 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 1 + 1 = 1। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए देखते हैं। दरअसल है ऐसा कि हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, एक बाइनरी सिस्टम्स का कंसेप्ट है, बाइनरी नंबर सिस्टम का, और एक बूलियन लॉजिक का कंसेप्ट है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। अगर हमने किसी डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करना होता है या प्रोसेस करना होता है तो हम उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। दरअसल बाइनरी जो है वो किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल है, चाहे कोई ऑडियो फाइल है, चाहे कोई वीडियो फाइल है। तो कंप्यूटर में जब डाटा जाता है तो वो बाइनरी की फॉर्म में जाता है। जो बूलियन लॉजिक है वो भी उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक बिट है तो उसकी वैल्यू या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। और इसके लिए हम जो सहारा ले रहे हैं बूलियन लॉजिक का, उर्दू में हम बूलियन लॉजिक को मंतक कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर 1 + 1 है तो 1 होगा बूलियन लॉजिक के अंदर। और बाइनरी नंबर सिस्टम की बात हो रही है तो उसमें ये होता है कि 1 + 1 = 1 0 होता है, जो कि 2 के बराबर होता है दरअसल डेसिमल सिस्टम में। तो वैसे इस बात को याद रख लें कि जो 1 + 1 = 1 0 है वो बूलियन का कंसेप्ट नहीं है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है। जबकि 1 + 1 = 1 ये बूलियन लॉजिक का कंसेप्ट है। और अभी हम बूलियन अलजबरा ही पढ़ रहे हैं। बूलियन मल्टीप्लिकेशन का मुताला करते हैं। मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एंड गेट का सहारा लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि एंड गेट एक ऐसा गेट होता है जिसकी आउटपुट हाई होती है अगर उसकी ए इनपुट हाई हो, एंड बी इनपुट हाई हो, एंड सी इनपुट हाई हो, या जितनी भी इनपुट्स हैं तमाम इनपुट्स हाई हों। अगर कोई एक इनपुट भी लो हो गई तो आउटपुट लो हो जाएगी।
तो देखिए प्रोडक्ट में भी ऐसा ही होता है कि 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस है। एंड गेट में भी ऐसा ही होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बूलियन अलजेब्रा की बिल्कुल ऑब्वियस है, इसके अंदर कोई ख़ास टेक्निकलिटी या कन्फ्यूजन मौजूद नहीं है। आइए बूलियन अलजेब्रा के अंदर कुछ कवानीन का मुताला करें और देखें कि ये हमारे गेट की जो एनालॉजी है इसके अंदर किस तरह से दिखते हैं। देखिए ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए, और गेट की फॉर्म में अगर देखें जो कि हमने प्लस के लिए या एडिशन के लिए हमने और गेट का सहारा लिया है, तो अगर हम उसकी इनपुट्स को बदल दें, यानी ए को एक इनपुट को दें और बी दूसरी इनपुट को दें, या हम दोनों इनपुट्स की जो पिन है उन पर अगर हम जो उसकी लॉजिक है वो बदल दें, तो भी आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सूरत हाल एंड गेट के साथ भी है, यानी कि हम ए मल्टीप्लाई बाई बी को बी मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई एंड गेट मौजूद है तो उसकी अगर एक इनपुट पर हमने 0 दिया है, दूसरी पर 1 दिया है, तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, मतलब इसकी आउटपुट 0 आएगी। तो अगर हम इसकी दोनों पिनों को बदल दें, यानी कि ए पर 1 दे दें और बी पर 0 दे दें, तो भी आउटपुट 0 ही आएगी। देखिए एसोसिएटिव लॉज, देखिए एडिशन के अंदर भी ये मौजूद है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ मौजूद है। लिखने की सूरत में इस तरह से है कि हम अगर लिख सकते हैं कि ए प्लस पेरेंथेसिस के अंदर बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी पेरेंथेसिस के अंदर प्लस सी। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले जो है वो बी प्लस सी को ऐड कर लें और उसके बाद जो आंसर आए उसको हम ए के साथ ऐड करें, तो जो आंसर होता है वो बराबर होता है किसके कि चाहे हम पहले ए प्लस बी को पहले प्लस कर लें और उसके बाद हम जो आंसर आए उसको प्लस करें सी के साथ, तो रिज़ल्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ को भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर आपने बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया है और बाद में ए को मल्टीप्लाई किया है, तो ये बराबर होगा अगर आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें और सी को उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लें, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बूलियन अलजेब्रा के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है। आइए बूलियन अलजेब्रा में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मुताला करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो बहुत ट्रिवियल है, हम डेसिमल सिस्टम इसका मुताला करते रहे हैं, लिहाजा हमारे लिए कोई नई चीज़ या हैरानकुन चीज़ नहीं है। देखिए ये हमने जो स्टेटमेंट लिखी है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाती है। देखें ए इंटू बी प्लस सी लिखा है, अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें और प्लस ए इंटू सी करें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है। बिल्कुल यही लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये डेसिमल सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको देख के हमें कोई हैरानी नहीं हो रही। इसमें ख़ास बात यह है कि जब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं या इसकी एनालॉजी की तरफ आते हैं जो कि हमने लॉजिक गेट्स की मदद से बनाई है, तो इसमें आप गौर करें कि जो हमने ए बी प्लस ए सी है इसके लिए हमने 3 गेट दिखाए हैं। पहले ये जो 2 गेट्स हैं जो कि एंड गेट हमने दिखाए हैं, ये किस लिए हमने दिखाए हैं, ये दिखाए हैं ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए और ए और सी को मल्टीप्लाई करने के लिए, और आखिरी गेट जो दिखाया है वो इन दोनों के रिज़ल्ट को प्लस करने के लिए। तो ये जो पूरी हमने 3 गेट्स की मदद से लॉजिक बनाई है, यही लॉजिक 2 गेट की मदद से भी हल हो सकती है। यानी कि आप गौर करें कि हम लोग इससे बहुत सारी बचत कर सकते हैं। देखिए जब गेट ज़्यादा होते हैं तो ज़ाहिर है कि आप ये कहें कि हार्डवेयर भी ज़्यादा लग रहा है, उसकी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, पावर कंजम्पशन की बात हो रही है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से आप किसी जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बहुत काम का लॉ है। बूलियन अलजेब्रा में कुछ रूल्स का मुताला करते हैं। सबसे पहला रूल जो हम देखने जा रहे हैं, ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए। इसको ऐसे देखें कि अगर हम ज़ीरो में ए को जमा करें तो आंसर ए आता है। ये हमने इसलिए कहा है, हमने इसलिए ये नहीं कहा कि ए को ज़ीरो में जमा करें तो जवाब ए आता है, बात तो एक ही है, लेकिन सोचने के अंदाज में थोड़ा सा फ़र्क है कि ज़ीरो में जिस चीज़ को भी जमा करें जवाब क्या आएगा, वो चीज़ जिसको हम जमा कर रहे हैं। दरअसल बूलियन अलजेब्रा के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल है, फ़र्ज़ करें कि ए है, तो उस ए की 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या 0 या 1। तो हमने जो और गेट है उसकी मदद से एनालॉजी दी है कि कैसे अगर हम 0 के अंदर जिस चीज़ को भी प्लस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जिस चीज़ को हमने 0 के साथ प्लस किया होता है। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ए की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, और गेट की शक्ल में ए
प्लस ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि अगेन ए के बराबर है। और अगर ए की वैल्यू जो है वो 1 है तो 1 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। अगेन 1 हमने ए रखा था तो ए 1 रखा तो आंसर हमारे पास क्या आया, ए के बराबर ही आया। यानी कि जिस चीज़ को भी हम ज़ीरो से सम करेंगे आंसर हमारा वही चीज़ आएगी जिसको हम ज़ीरो से सम करने जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए होता है। आइए एक और रूल का मुताला करते हैं, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन। हम कहना ये चाह रहे हैं कि बूलियन अलजबरा में 1 के साथ किसी वेरिएबल की किसी भी वैल्यू को प्लस किया जाए तो आंसर 1 ही आता है। ये क्या कहा हमने, देखें हम प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं और के साथ, और के गेट के साथ। तो अगर हम ये करें कि 1 और 0 इज इक्वल टू 1, 1 और 1 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए अगर ए की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हमने यहाँ पर दिखाया है आपको कि अगर ए यहाँ पर ए की वैल्यू 0 हो गई है और हम क्या करते हैं कि दूसरी वैल्यू तो हमने कह दिया है कि 1 होगी, तो 1 और 0 और गेट के केस में आउटपुट 1 आती है। इसी तरीके से 1 और 1 आउटपुट 1 आती है। तो हम तसल्ली के साथ ये कह सकते हैं कि 1 के साथ हम ए की चाहे 0 वैल्यू हो चाहे 1 वैल्यू हो वो 1 ही होगी, लिहाजा ए प्लस वन इज इक्वल टू 1। देखिए ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। आप गौर करें कि अगर ए 0 है तो जाहिर है कि ए बार 1 होगा, और अगर ए 1 है तो ए बार 0 होगा। यानी प्लस के अंदर कहीं ना कहीं 1 ज़रूर आ जाएगा। और हम रूल का मुताला कर चुके हैं कि 1 प्लस अगर कोई भी वैल्यू हो वेरिएबल की तो आउटपुट 1 आती है। लिहाजा पिछले रूल से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 1 प्लस ए बार ए प्लस ए बार 1 होता है। देखिए हमने इसकी और गेट की मदद से एनालॉजी भी दी है कि अगर ए की कीमत 0 होगी तो जाहिर है कि ए बार की कीमत 1 होगी, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे या और करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसी तरीके से अगर ए की कीमत 1 हो तो जाहिर है कि ए बार की कीमत 0 होगी। तो दोबारा और गेट में हमारे पास एक वैल्यू 1 आ गई, लिहाजा आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। इसलिए हम दोबारा तसल्ली के साथ ये कह सकते हैं कि ए प्लस ए बार 1 के बराबर होता है। स्क्रीन पर तवज्जो फरमाएं, ए मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। डेसिमल सिस्टम में भी यही होता है और बूलियन लॉजिक में भी यही होता है, और इसको हम एंड गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड गेट का हमें पता है कि अगर उसकी कोई एक इनपुट भी लो हो जाए तो उसकी आउटपुट लो हो जाती है, क्योंकि एंड गेट ऐसा गेट है जिसकी आउटपुट हाई होती है अगर उसकी ए इनपुट हाई हो, बी इनपुट हाई हो और सी इनपुट हाई हो, मतलब तमाम इनपुट हाई हो तो ही आउटपुट हाई होती है, अदरवाइज़ उसकी आउटपुट लो हो जाती है। तो हमने एनालॉजी दिखाई है कि अगर ए की वैल्यू 0 हो तो दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, आउटपुट 0 हो जाएगी। और अगर एंड गेट की केस में ए की वैल्यू 1 हो तो जो हमारे पास दूसरी वैल्यू तो हमने कहा है कि 0 ही रखनी है तो आउटपुट 0 आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 होता है। देखिए ए मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ए। दूसरे अल्फाज में हम ये कह रहे हैं कि 1 के साथ बूलियन अलजबरा में जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा आंसर वही चीज़ आएगा जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये हमने क्या बात कही, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एनालॉजी शो की है कि अगर ए की कीमत 0 हो तो हम उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, वही चीज़ जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही चीज़ क्या कही हमने, 0, तो आंसर क्या आ गया, 0, जो कि ए के बराबर था। यानी कि हमने अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया। अब हम देखते हैं कि ए की और वैल्यू क्या हो सकती है। ए की और वैल्यू सिर्फ एक हो सकती है जो कि 1 है। तो देखिए हमने 1 को 1 से एंड किया या मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया जो कि ए के बराबर है। तो हम दोबारा तसल्ली के साथ ये कह सकते हैं कि ए के साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये है कि 1 के साथ जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो ए हो बी हो, तो आंसर वही चीज़ आएगा जिसको मल्टीप्लाई करें। यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। बूलियन अलजबरा का नहायत ही दिलचस्प रूल है और बाद लोगों को इसे समझने में थोड़ी दुश्वारी पेश आती है। इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। सबसे पहले देखिए कि ए प्लस ए बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू 1 प्लस बी। क्यों लिख सकते हैं, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, ए को कॉमन ले लिया। ए प्लस ए बी में से दोनों, इसमें भी ए बी मौजूद है और इसमें तो ए है ही ए, तो इसलिए हम ए को कॉमन ले सकते हैं। तो ए को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस बी।
अच्छा, वन प्लस बी को हमने वैसे ही यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाई वन। यहाँ पर अक्सर लोगों को बहुत दुश्वारी पेश आती है कि हमने वन प्लस बी को सीधे सीधे वन ही लिख दिया, क्यों लिख दिया? तो इसका जवाब ये है कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर कोई भी वेरिएबल है, चाहे वो ए है या बी है, उसकी दो ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, या ज़ीरो या वन। तो अब फ़र्ज़ करें कि बी की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम वन प्लस ज़ीरो क्या होगा? वन होगा, और वन प्लस वन क्या होगा? वो भी वन होगा। तो हम वन प्लस बी को क्यों ना वन ही लिख दें, क्योंकि इसका आंसर वन ही आना है। तो देखिए कि हमने ये कहा है कि ज़ीरो या वन, जो भी वन से जमा होगा जवाब वन ही आएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया है, इस पूरी टर्म को वन ही लिख दिया है। तो इसलिए ये किसके बराबर हो गया है? ए। इसलिए हम कह सकते हैं ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। इसी रूल को हमने जो एंड गेट और गेट की मदद से ज़ाहिर किया है। देखें, अगर हमारे पास ए प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी हो रहा है, यानी कि उसको हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एंड गेट की मदद से, और बाद में ये प्लस हो रहा है ए के साथ, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक और गेट के साथ। तो देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू वन है तो क्या सूरत हाल बनती है। हम इसके चारों कम्बिनेशन, यानी कि ए और बी के चारों वैल्यू जो हो सकती हैं वो हम तस्वर कर लेते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या हमारे पास सेम ही आता है। देखें कि हमारे पास अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू वन है, तो जो हमारे पास ज़ीरो और वन होगा, क्योंकि बी की वैल्यू वन है, तो एंड के केस में हमारे पास ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो ज़ीरो जब हमारे पास और के पास जाएंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, जो कि किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो यहाँ से भी यही बात साबित होती है कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है बूलियन अलजेब्रा के अंदर। अब हम देखते हैं कि अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू भी ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा? ये तो साफ नज़र आ रहा है कि चाहे मल्टीप्लाई हो, यानी कि एंड हो या ऐड हो, तो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो ये तो सीधा सीधा ज़ीरो हो जाता है। इससे भी ये साबित हो रहा है कि ए प्लस ए बी ए के बराबर होता है। आइए देखते हैं कि ए इज इक्वल टू वन हो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो तो क्या सूरत हाल बनती है। देखिए, ए हमने यहाँ पर सीधा एडिशन के लिए भेज दिया, और जो हमारे पास ए प्लस बी था उसको हमने ऐड किया, इसका आंसर ज़ीरो आया। जब ये दोनों प्लस हुए तो आंसर वन आ गया, क्योंकि और के केस के अंदर क्या होता है कि अगर कोई एक भी आउटपुट हाई हो जाए तो आउटपुट हाई होती है। अगेन, अगर ए हाई था तो आउटपुट क्या आया? हाई आया, यानी कि फिर साबित हुआ कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू वन है तो क्या होता है। देखिए, अगर दोनों की वैल्यू वन है तो एंड गेट केस में भी वन आएगा, और इधर से तो वन आ ही रहा है, तो आंसर फिर और होकर क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो चौथे केस में भी यही साबित हुआ कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए ही होता है। बूलियन अलजेब्रा का एक और रूल जिसे समझने में बाद लोगों को थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है, वो देखिए, ए प्लस ए बार बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। देखें, बाद लोग ये कहते हैं कि ए बार को तो आप खा ही गए, तो इसको खोल के देखते हैं कि दरअसल क्या होता है। हम ए प्लस ए बार बी को लिख सकते हैं ए प्लस वन प्लस बी प्लस ए बार बी। देखिए, हमने यहाँ पर वन प्लस बी का इजाफा कर दिया। ये क्या किया? हमें पता है कि वन प्लस बी जो है ना वो वन के बराबर ही होता है। ये हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं कि अगर जो ज़ीरो या वन जो भी जो है वो वन से जमा होता है तो जवाब वन ही होता है। तो अगर हम यहाँ पर ए इंटू वन लिख दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो हमने ए इंटू वन लिखने के बजाय ए इंटू वन प्लस बी लिख दिया है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है कि ये जो हमने टर्म लिखी है इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं। ए को इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर ए प्लस ए बी। अच्छा, आप गौर करें कि ए प्लस ए बी हम पहले कह भी चुके हैं कि ए प्लस ए बी किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो हमने मज़ीद एक और तरीके से आपको ये दिखाया है कि ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ए बी लिख दिया हमने। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ए प्लस ए बी प्लस ए बार बी बनी। आइए देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। कि हमने ये किया कि इन दोनों में से b को कॉमन ले लिया। हमने जब b को कॉमन लिया तो हमारे पास टर्म हो गई a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए बार। दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस ए बार। अब आप ये गौर करें कि a प्लस ए बार जो है इसको हम वन लिख सकते हैं। वन क्यों लिख सकते हैं? वन इसलिए लिख सकते हैं कि हम देख चुके हैं कि एडिशन के केस में अगर जो वन है वो किसी भी चीज़ के साथ ऐड हो रहा होता है तो आंसर हमेशा वन आता है। कैसे? देखें, ए की क्या वैल्यू हो सकती है? ज़ीरो या वन हो सकती है। अगर ज़ीरो है ए की वैल्यू तो ए बार क्या होगा? वन होगा। यानी अगर एडिशन में एक भी वन आ गया तो आंसर वन आएगा। इसी तरीके से अगर ए ज़ीरो होगा, ए ज़ीरो होगा तो ये वन होगा, और अगर ए वन होगा तो ये ज़ीरो होगा। यानी एक वन तो हमारे पास रहेगा ही, इसलिए हम ए प्लस ए बार को वन लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जवाब आ गया कि ए प्लस ए बार बी जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी।
इसी रूल के लिए एक हम मिसाल भी देख लेते हैं कि मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई जब हम इसको लॉजिक गेट्स से देखते हैं तो क्या ये आंसर आता भी है या नहीं। देखिए हमने यहाँ पर ये किया है कि ए, हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी। अब हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि ए की वैल्यू ज़ीरो है और बी की वैल्यू वन है। तो ए बार क्या होगा, ए बार ज़ाहिर है कि क्योंकि ए ज़ीरो है तो ए बार जो होगा वो यकीनी तौर पर वन ही होगा। तो ये देखते हैं कि ये हमने इस बात को ना यहाँ पर लिख दिया है कि ए ज़ीरो है तो ए बार क्या है, ए बार वन होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हम लोग अगर ये कहें कि जो हमारे पास ए है उसको हमने ज़ीरो दे दिया है और इसको हमने बी तस्वर किया है, तो बी की वैल्यू हमने वन ली है और सी जो है हमारे पास, सी तो है नहीं, जो ए बार है वो हमारे पास क्या है, वो भी वन है। तो हमारे पास ये जो एंड गेट हमने दिखाया है जो किस चीज़ को ज़ाहिर किया करता है, जो मल्टीप्लाई को ज़ाहिर किया करता है, बेसिकली ये जो चीज़ है ना ए बार बी, वो यहाँ पर आ रही है। इसमें से एक ए बार है और एक बी है, दोनों की वैल्यू वन थी तो आंसर हमारे पास वन आ गया। और हमने ए को क्या रखा था, ज़ीरो तस्वर किया था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वन आएगा। तो इससे ये साबित होता है कि जो ए प्लस बी है, अगर हम ए और बी को प्लस करें और ए ज़ीरो हो और बी वन हो तो आंसर वन आता था, तो ए प्लस ए बार बी की सूरत में भी हमारे पास आंसर वन ही आया है। आइए बूलियन अलजबरा का एक और बज़ाहिर मुश्किल दिखने वाला रूल देखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। मतलब ए प्लस बी जो है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और ए प्लस सी भी प्लस हो रहा है, और ये दोनों का जो आंसर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये किसके बराबर होते हैं, ए प्लस बी सी के बराबर होते हैं। इसको खोल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। देखिए हमने ए प्लस बी और ए प्लस सी को सीधा सीधा हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए कैसे, जो ए है उसको पहले ए से किया, फिर ए को सी के साथ किया, उसके बाद बी को ए के साथ किया और फिर बी को सी के साथ किया। हम आमतौर पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसे ही किया करते हैं अगर हमारे पास इस तरह की सूरत हाल वाक़ होती है। तो देखिए हमने क्या किया, ए सी, बी सी, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, मतलब ए प्लस ए सी प्लस बी सी। अब देखते हैं कि हम आगे क्या करते हैं। अब गौर करें कि ए जो है वो वन होता है, ये भाई क्या होता है, ये हमने क्यों कह दिया। इसकी बात जवाब ये है कि हमेशा आप ये सोचा करें कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। ए की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है। फ़र्ज़ करते हैं कि ज़ीरो है तो ज़ीरो ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ज़ीरो आंसर ज़ीरो आएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो होगा, और वन हो तो वन मल्टीप्लाई बाई वन होगा। मतलब ए की जो भी वैल्यू होगी अगर उसको एक उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब वही वैल्यू आएगी। इसलिए हम ए को लिख सकते हैं ए। बाकी टर्म हमने वैसे की वैसे लिख दी है, बाकी इक्वेशन हमने उसी तरह लिख दी है जैसे थी। अब मज़ीद देखते हैं कि इसके साथ हमने क्या ट्रीट किया है कि ये देखें आप, जो पहली तीनों हमारे पास चीज़ें थी, ये तीनों जो मल्टीप्लाई हो रहे थे हमारे पास वेरिएबल, इनमें से हम ए कॉमन था, हमने ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर इसी जगह वन आ गया। ए सी में से ए कॉमन ले लिया था तो बाकी सी बच गया, और बी ए में से सिर्फ बी बच गया, और आगे हमने बी सी को वैसे के वैसा प्लस करके लिख दिया। अब आप यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर शायद कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि हमने वन प्लस बी को तो हम कहते थे कि वन के बराबर होता है, लेकिन वन प्लस सी प्लस बी को भी हमने खा गए हैं, यानी कि वन के बराबर कर दिया है। तो ये क्या बात हुई, दरअसल बात ये है कि अगर वन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी प्लस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस को हम और गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और गेट के बारे में आपको पता है कि अगर उसकी एक वैल्यू भी हाई हो जाए तो आउटपुट हाई हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि अगर हम वन के साथ कोई भी वैल्यू हम लोग प्लस करें, कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो या वन हो सकती है, और जितनी भी वैल्यूज़ हम करते जाएं तो उसका आंसर क्या होगा, वन ही होगा। तो वन के साथ जो भी चीज़ प्लस होती है बूलियन अलजेब्रा के अंदर, उसका आंसर वन ही आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी सी। आखिर में हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। हमने इसके बेसिक रूल्स देखे हैं कि जब हम एडिशन करते हैं, जिसको हम किससे शो करते हैं, एडिशन को हम और गेट से शो करते हैं, तो सिर्फ एक सूरत ऐसी होती है जब हमारे पास आंसर ज़ीरो होता है। अगर तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो हों तो ही आंसर ज़ीरो आता है। अगर कोई एक वैल्यू भी हमारे पास वन आ जाए तो एडिशन के अंदर आंसर वन आता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ही सूरत ऐसी है जब आंसर वन आता है, जब तमाम की तमाम वैल्यू जो हैं वो वन हो। अदरवाइज़ मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि क्योंकि एक वैल्यू लाजमन ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा, आंसर भी ज़ीरो आएगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि ए डबल कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट जो होता है वो ए के बराबर होता है। ज़ाहिर है कि दो दफ़ा इन्वर्ट हो रहा है तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो कि ए था। इसी तरीके से ये हमने देखा कि ये कम्यूटेटिव लॉ था
एडिशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये एसोसिएटिव लॉ हमने देखा कि बी प्लस सी को पहले ऐड कर लें या ए प्लस बी को पहले ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हमने ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये यहाँ पर भी देखा, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। इसी तरीके से हमने देखा कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, जैसा कि हमारे पास डेसिमल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा कुछ ख़ास हमने मज़ीद रूल्स का भी मुतालिया किया कि अगर हम ज़ीरो के साथ जिस चीज़ को भी प्लस करें बूलियन अलजबरा के अंदर, तो जवाब जो है वो वही चीज़ आता है जिसको हमने ज़ीरो से प्लस किया होता है। इसी तरीके से अगर वन के साथ जिस चीज़ को भी हम प्लस करते रहें, उस चीज़ को हम भूल जाएं, आंसर वन ही आएगा। इसी तरीके से अगर ज़ीरो से किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर ज़ीरो आता है। वन के साथ जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वो चीज़ आएगा जिस चीज़ को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो क्या हो सकता है, ज़ीरो या वन हो सकता है। इसी तरीके से हमने एक बहुत ही दिलचस्प रूल का मुतालिया किया कि ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए होता है, और ए प्लस ए बार बी जो होता है वो ए प्लस बी होता है। और ये हमने देखा कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी होता है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।